हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। फ्रेंड्स, ये एक सीरीज़ बीएड की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट की गई है। ये स्पेशली इग्नू के लिए है, लेकिन इग्नू के अलावा अगर कोई स्टूडेंट किसी और यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा है तो उनके लिए भी बेहद बेनिफिशियल होने वाली है। इसके अलावा सीटेट, एस्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, DTET+B का, KVS का, NVS का, ये उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 3 एजुकेशन एंड पॉलिसीज़, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उनके बीच में रिलेशनशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, एजुकेशन एज ए की एरिया ऑफ पब्लिक पॉलिसी, उसकी नीड, रेलिवेंस, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है एजुकेशन पॉलिसीज़ को, प्रिपेयर करना एक्शन प्लान, पॉलिटिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल प्रोविज़न, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, रिसर्च फॉर पॉलिसी एनालिसिस एंड प्लानिंग, स्कीम्स ऑफ एजुकेशन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये सब हम देखेंगे। तो आइए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन क्या है? एक की है फॉर द नेशन डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑफ द कंट्री। देखिए, काफ़ी सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ और स्कीम्स सेटअप की गई हैं बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस द एजुकेशनल एंड अदर नीड्स ऑफ द कंट्री, लेकिन सिर्फ ये एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो इनफ नहीं है। तो इसके लिए काफ़ी सुटेबल जो है एक्शन प्लान, पॉलिटिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल प्रोविज़न, वेरियस स्टेक होल्डर्स, उसके साथ साथ फीडबैक्स, रिसर्च ऑन दीज पॉलिसीज़, ये सब रिक्वायरमेंट होती है फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दीज पॉलिसीज़। तो ये जो यूनिट है, इसमें हम यही इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमें हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन हमारी कंट्री में और एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज़। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन जो है वो एक बेसिक नीड है फॉर व्हाट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, स्टेट और हमारी सोसाइटी जहाँ हम रह रहे हैं, इवन फॉर इंडिविजुअल एज वेल। ये एक बेस प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग वेरियस पॉलिसीज़ फॉर पब्लिक एजुकेशन इन द कंट्री। जो भी पॉलिसीज़ आप डेवलप कर रहे हो, उसका बेस जो है हमें एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कोई सुधार के लिए पॉलिसीज़ है, जो रिफॉर्म्स होते हैं, डेवलपमेंट, एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए भी खुद एजुकेशन ही हमें हेल्प करता है। कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आयोग आए थे, जैसे सैडलर आयोग था, हंटर कमीशन था, ये भी सब एजुकेशन के लिए थे। उसके बाद क्या है, देखिए, इंडिया एक डाइवर्स कल्चर से बिलोंग एक कंट्री है। डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोशिश करता है। तो वैसे भी डाइवर्सिटी को एक तरह से स्ट्रेंथ माना जाता है, ना कि वीकनेस। और एक पॉइंट यहाँ पे भी दिया हुआ है कि एजुकेशन जो है वो हमें गाइड करता है एज टू अचीव द सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उसके बाद देखते हैं रिलेशनशिप क्या है बिटवीन एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, पहला ये डीपली इन्फ्लुएंस करता है तो इंटरप्रेट करने में, हमारे जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं उनको समझने में, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटी क्या है, सो दैट हम इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ और दूसरों को भी ये चीज़ समझा पाएँ। उसके बाद देखिए, आप सबको पता है कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है। यहाँ पे हर एक पैरामीटर जो भी डिफाइन किए जाते हैं वो फॉर द पीपल होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए भी जो भी ऑथराइज्ड कमेटी हैं वो इन पॉलिसीज़ को या इन जो भी हम रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करते हैं उसको बनाते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए, एजुकेशन सिर्फ हम फॉर्मली यानी विद इन द बाउंड्री ऑफ स्कूल कॉलेजेस में गेन नहीं करते, आउटसाइड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल भी हम ग्रैब करते हैं। यानी कि हम अपनी सोसाइटी से भी सीखते हैं। हम रोड पर चलते हुए व्हीकल जब हम चलाते हैं तो वहाँ हम उस सिचुएशन में भी हम काफ़ी सारी एजुकेशन ग्रैब करते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन से हम अलग अलग यानी इनफॉर्मली भी एजुकेशन को ग्रैब किया जाता है। उसके बाद देखिए, RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एक लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन द पब्लिक एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में। वो कहता है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के लिए जो है वो गारंटी प्रोवाइड करें और उनको स्कूल लेकर खुद जाकर छोड़ के आएँ और उनको ये एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। ये आर्टिकल 21A है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन देखिए इम्पैक्ट करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन स्ट्रैटेजीज़। वो एक इक्वल और क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर इंडिया। देखिए, एजुकेशन एक तरह से क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी रोल प्ले करता है। एक तरह से यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं कि वो खुद एक लोवेस्ट ऑर्डर ऑफ हिंदू सोसाइटी से बिलोंग करते थे, काफ़ी नीची जाति से थे। तो उनको पता है कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन क्या होती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, आर्थिक समस्या से रिलेटेड क्या दिक्कतें होती हैं, गरीबी किस तरह से उन पर वार करती है जब पैसा नहीं होता। तो
इस तरह के लोगों को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सिर्फ उनको फीड करना, यानी सिर्फ एक टेम्परेरी चीज़ें प्रोवाइड करना नहीं है ताकि आप 2 वक्त का खाना दे दो, कपड़े दे दिए या फिर कुछ भी, मेकिंग सर्व देम द हायर ऑर्डर। तो इस तरह से ना करें, बल्कि और भी काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। जैसे इनके अंदर जो हीन भावना भरी हुई है, उसका जो डर है उसको निकालने की कोशिश की जाए। उसके बाद इनको राष्ट्र के प्रति इतना एक्साइटेड किया जाए, ये खुद ब खुद सेल्फ एजुकेशन की तरफ डेवलप हो। ये सब चीज़ें करने के लिए आप इनमें स्प्रेड ऑफ एजुकेशन जो है, एजुकेशन प्रोवाइड कर दीजिए, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। और वैसे भी कहा गया है कि एजुकेशन इज़ द ओनली वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। उसके बाद देखिए हम काफ़ी सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं फॉर द एजुकेशन, तो ये हम सब पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किए गए हैं? सबसे पहले आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के सामने बिफोर लॉ एवरीवन इज़ इक्वल, एवरी इंडिविजुअल इज़ इक्वल, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको एक समान देखा जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ये नहीं होगा। इक्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में। आर्टिकल 15(4) कहता है कुछ जैसे माइनर जो बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, SC शेड्यूल कास्ट या ST शेड्यूल ट्राइब, इनको एक स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किए गए हैं फॉर द रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 16(1). 16(1) देखिए इक्वालिटी प्रोवाइड करता है इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कहीं भी जॉब वगैरह कोई भी होती हैं तो सबको एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। 16(4) कहता है कि गवर्नमेंट जो है रिजर्वेशन बना सकती है इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन। दिस इज सेड बाय द आर्टिकल 16 पार्ट 4। नेक्स्ट है आर्टिकल 21(a). ये सबको ही पता होगा, 6 to 14 ईयर्स के एजेस वाले बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। 86 अमेंडमेंट हुआ था दिसंबर 2002 में, जिसमें इंश्योर किया गया था क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। और आर्टिकल 45 जो है पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी इसी तरह से एजुकेशन के ऊपर बनाया गया। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स वाले बच्चों से फैक्ट्री या माइंस वगैरह में काम नहीं कराया जाएगा। आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो भी स्टेट चला रही है वो किसी भी धर्म को प्रीच नहीं करेगी, उसको डिनाई नहीं करेगी, मतलब किसी के भी धर्म के फेवर में नहीं होगी, या किसी को भी धार्मिक शिक्षा लेने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 46 कहता है कि जो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं फॉर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके साथ, और उनका कोई भी शोषण नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कुछ कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं। देखिए ब्यूटी क्या होती है किसी भी कंट्री की, वो अपनी माइनॉरिटी पीपल को जो है साथ लेकर चले, उनको ध्यान में रखकर, उनके इंटरेस्ट वगैरह जो भी है उनके हितों का ध्यान में रखकर ही कोई राइट बनाई जाए। तो ये कुछ आर्टिकल्स माइनॉरिटी से रिलेटेड है। फर्स्टली आर्टिकल 29 जो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है, देखिए कुछ सोसाइटी में कुछ छोटे छोटे लोगों की छोटे ग्रुप में बने होते हैं, उन सब का डिफरेंट लैंग्वेज होता है, डिफरेंट कल्चर होता है, तो उनको राइट है उनको कंजर्व करने का। उसके बाद कोई भी सिटीज़न को है मना नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। उसके बाद जो है राइट ऑफ माइनॉरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है इन एजुकेशन कि वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में जो है वो एजुकेशन ग्रैब कर सकते हैं। आर्टिकल 30 क्या कहता है, देखिए वो डिटेल करता है कि राइट अलॉन्ग विद द प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द रिसीविंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर एजुकेशन। देखिए कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो अपने रिलीजन, लैंग्वेज से कुछ भी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो खोल सकते हैं। जैसे ट्राइबल पीपल हो गए, वो कुछ अपने कल्चर वगैरह को सिखाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ संस्थाएं ओपन कर सकती हैं, और इन संस्थाओं के लिए कोई भी फंड चाहिए तो गवर्नमेंट उनको डिनाई नहीं कर सकती, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो वहाँ पर उस बिहाफ पर उनको फंड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यही इंस्ट्रक्शन वो है मातृभाषा में अपनी दे सकते हैं। मातृभाषा को वो अपना अच्छे से, मतलब उसमें जो प्रोविज़न है माइनॉरिटी के लिए वो अपनी मदर टंग में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आर्टिकल 350 देखिए गारंटी करता है राइट ऑफ ऑल पीपल टू यूज़ अ लैंग्वेज दे अंडरस्टैंडिंग। जो वो समझते हैं, जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, उस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ इसमें कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए 2 आर्टिकल्स बनाए गए हैं, आर्टिकल 350A और एक आर्टिकल 350B। 350A क्या करता है, सेफ गार्ड करता है कुछ फैसिलिटीज़ को। ये प्रेसिडेंट ही है, कुछ ऐसे इश्यूज़ जो भी आ रहे होते हैं वो उनको डायरेक्ट करता है, ओनली प्रेसिडेंट। वो एक प्रॉपर सिक्योरिंग मतलब प्रोविजंस कुछ बना देता है फॉर गिविंग देम सच फैसिलिटीज़। उसके बाद देखिए जो 350B है वो क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट है वो एक स्पेशल ऑफिसर जो है इन लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ के वहाँ अपॉइंट कर देता है, और फिर वही स्पेशल ऑफिसर जाकर इन्वेस्टिगेट करता है ऑल मैटर और आकर प्रेसिडेंट को बताता है। प्रेसिडेंट एक रिपोर्ट बनाता है जो प्रेसिडेंट के सामने रखी जाती है, और प्रेसिडेंट उसे फिर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में देता है, और फिर वहाँ से वो सेंड की जाती है फॉर गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट कंसर्न। उसके बाद कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड एजुकेशन।
आर्टिकल 41 क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है स्टेट को शेल विद इन इट्स लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटीज़ एंड डेवलपमेंट कुछ इफेक्टिव प्रोविजंस बनाए जाएं ताकि वो सिक्योर कर पाएँ राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस या फिर किसी भी तरह की कोई डिसेबलमेंट हो गई या फिर कोई भी डिसीज़ आ गई, और एंड इन अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वॉन्ट। तो ये जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 45 क्या करता है, प्री प्राइमरी एजुकेशन देने की बात करता है अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज, और जो 6 to 14 ईयर्स तक की जो हम एजुकेशन जो बच्चों को देते हैं वो विद इन 10 ईयर्स कंप्लीट हो, ये भी आर्टिकल 45 हमें इस तरह का एक प्रोविज़न देता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 46, ये स्टेट करता है कि कोई भी स्टेट है वो शेल प्रमोट विद स्पेशल केयर the educational and economic interest of the weaker section of the people, in particular of the scheduled caste, scheduled tribe, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। तो वही बात है जो ऊपर कही गई थी कि माइनॉरिटीज़ या फिर जो लोअर कास्ट पीपल हैं जैसे SC और ST वाले हैं उनके लिए एक स्पेशल केयर प्रोवाइड की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और उनको ध्यान में रख कर ही उनको मतलब सोशल जस्टिस के साथ काफ़ी सारी चीज़ें की जाएगी, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। यहाँ आर्टिकल सारे हो चुके हैं। अब है एजुकेशन एज अ की एरिया ऑफ पब्लिक पॉलिसी नीड एंड रेलिवेंस। नाउ एजुकेशन एज अ की एरिया ऑफ पब्लिक पॉलिसी नीड एंड रेलिवेंस। देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जो है या आप कह सकते हो लिबरल गवर्नमेंट जो है, एक बेटर गवर्नमेंट जो है, हमेशा बेटरमेंट ऑफ द कंट्री के लिए काम करती है और उसके लिए कुछ पब्लिक पॉलिसीज़ लेकर आती है जिनका काम क्या होता है, जो भी इश्यूज़ हैं पब्लिक कंसर्न के उसका सुधार किया जाए। तो ये किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल सेक्टर्स हो, बिजनेस हो, इकोनॉमिक डीलिंग्स हो, किसी भी उस फील्ड में हो। देखिए यहाँ दिया भी गया है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो एक कंट्री में नेसेसरली कनेक्टेड होती है विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। उसके बाद जो नीड होती है फॉर ऑल सेक्टर्स। तो एजुकेशन हमेशा से ही एक की पोजीशन ऑक्यूपाई करती है इन प्लानिंग पब्लिक पॉलिसीज़। यहाँ पे देखिए आपको एक टेबल दी हुई है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन सिलेक्टेड कंट्रीज। देखिए फ्रेंड्स, सही जगह किया गया खर्च कुछ ना कुछ बेटर इम्प्लीमेंटेशन लेकर ही आता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह से एक्सपेंडिचर मतलब करती है ऑन एजुकेशन, टोटल परसेंटेज ऑफ GDP दिखाई गई है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन टोटल परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का यहाँ पे दिखाया गया है। तो अलग अलग कंट्री का है यहाँ पे। देखिए उसके बाद क्या है, एजुकेशन एक की एरिया है पब्लिक पॉलिसी का। क्यों? तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेन। एजुकेशन को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते फ्रॉम अदर सेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट इन द कंट्री, क्योंकि इसका एक डायरेक्ट लिंक होता है हेल्थ से, सोशल सर्विस से, डिफेंस से, मीडिया से, पब्लिक रिलेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जितनी ज़्यादा आप ग्रैब करते जाओगे उतने नॉलेजेबल, उतने वैल्यूएबल पर्सन आप होते जाओगे। नेक्स्ट जो है एजुकेटिंग द पीपल ऑफ द कंट्री, ये ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की, उस स्टेट की, पर्टिकुलर गवर्नमेंट की। देखिए नेक्स्ट है एडिक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इनेबल करता है टू क्रिएट ट्रेन्ड और स्किल्ड ह्यूमन पावर, दोज कैन वर्क फॉर द कंट्री इन डिफरेंट सेक्टर्स फॉर ओनली द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। तो देखिए कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपेयर करना पब्लिक पॉलिसी फॉर एजुकेशन और इम्प्लीमेंट करना अक्रॉस द नेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है। उसके बाद देखिए काफ़ी जो रिकमेंडेशन हुई है कमेटीज़ की, कमीशन की आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन एजुकेशन 1968, फिर सेम NPE 1986, फिर उसमें अमेंडमेंट हुआ था, रिवाइज होकर आई थी 1992 में। तो कुछ ऐसी कमिटीज़ और कमीशन जो हैं वो आते ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कई बार क्या होता है, फॉर्मेशन तो हो जाता है किसी भी कमीशन का, पॉलिसी का, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इतना नहीं हो पाता। तो फॉर्मेशन के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी पॉलिसी जो है वो ईजिली फेल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अचीविंग का था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले भी आया है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से ना होने के कारण, क्योंकि एज पर द सेंसस जो 2011 है लिटरेसी रेट सिर्फ 75% था। तो उसके रिगार्डिंग जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, वन ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन इन द एक्ट RTE 2009 जो आया था, फिर उसके बाद ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ हमारी कंट्री के लिए। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन जो है एजुकेशनल पॉलिसी की वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर, जैसे प्रिपेयर करना एक्शन प्लान, फिर उसके बाद पॉलिटिकल सपोर्ट गेट करना, फाइनेंशियल प्रोविजंस, इन्वॉल्व करना कंसर्न स्टेक होल्डर्स को। क्या होते हैं सारे, हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रिपेयरिंग एक्शन प्लान। देखिए प्रिपेयर करना एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ किसी भी एजुकेशन की फर्स्ट स्टेप होता है, जिससे हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारी पॉलिसीज़ के वो अचीव कर पाते हैं। एक्शन प्लान एक तरह से स्ट्रैटेजी है टू क्या करने के लिए, कॉन्क्रिटाइज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे प्लान को। उसके बाद देखिए ये डिफाइन करती है सारे रोल जिस पर्सन के हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी पर्सन इसमें इंक्लूडेड है उसे हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं,
चाहे वो गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडीज़ हो, ग्रुप हो, इंडिविजुअल हो या कोई भी बेनिफिशरी हो, चाहे वो इम्प्लीमेंट करवा रहा हो, चाहे वो यूज़ कर रहा हो, वो सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो सबको अपने अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे डिफाइन कर दी जाती हैं। उसके बाद देखिए अचीव करने के लिए गोल्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर अचीविंग ऑफ गोल्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, जिसे लागू किया गया अप्रैल 2010 में। एक डिटेल एक्शन प्लान और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर की गई एग्जीक्यूट करने के लिए से। फिर उसके बाद ऑपरेशनली डिफाइन किए गए डिफरेंट पार्ट्स, सब पार्ट्स ऑफ द एक्ट, और फाइनलाइज किया गया रोल और फंक्शन जो भी स्टेक होल्डर्स के थे। उसके बाद एक डेडलाइन प्रोवाइड की गई फॉर अचीविंग सम ऑफ द गोल्स ऑफ द एक्ट। डिटेल प्लान ऑफ एक्शन भी बनाया गया जिसमें एड्रेस किए गए कुछ ऐसे इश्यूज: इंश्योर करना रेशियो ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर एट द क्लासरूम, ट्रेनिंग ऑफ द टीचर, प्रोवाइड करना क्वालिटी एजुकेशन, मेकिंग ऑफ द टीचिंग चाइल्ड फ्रेंडली, एड्रेस करना इश्यूज ऑफ द ड्रॉप आउट, वाई द ड्रॉप आउट इज हैपनिंग इन द स्कूल, आफ्टर दैट इंश्योर करना पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी, इधर दे आर पार्टिसिपेटिंग और नॉट, ये वेरीफाई करना, प्रोटेक्ट करना सिक्योरिटी और राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ चलाना, उसके बाद ट्रेनिंग देना स्टेक होल्डर्स को, फीडबैक, रिव्यू, ये सब यहाँ पे लेकर आए, और एस्पेक्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये सब जो था एक जो इनका जो डिटेल प्लान था उसमें आया। इस एक्ट को एनफोर्स किया गया ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट इन JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर। तो अचीव किए गए कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द RTE 2009। तो जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा, नीड पड़ी टू प्रिपेयर इफेक्टिव और सुटेबल एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ऑफ द एजुकेशन पॉलिसीज़ हमारी कंट्री में। तो देयरफॉर प्रिपेयरिंग द एक्शन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मिंग पॉलिसी। जितना पॉलिसी फॉर्म करना ज़रूरी है उतना ही एक्शन प्लान करना भी ज़रूरी है। एक नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम डिफरेंट एरिया एंड एक्सपर्टाइज आर यूजुअली इन्वॉल्व फॉर प्रिपेयरिंग द एक्शन प्लान। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए पॉलिटिकल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल प्रोविज़न। देखिए हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इलेक्शंस में आती हैं। सपोज़ मान लीजिए वो एक पॉलिसी लेकर आ रही हैं, ठीक है, अगली बार इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट चेंज हुई, जो भी जीतेगा ज़रूर नहीं है कि उसी पॉलिसी को ही वो आगे करेगा, वो अपनी कुछ ना कुछ नई पॉलिसीज़ लेकर आएगा, नए ऑब्जेक्टिव्स लेकर आएगा, उनको प्रायोरिटी देगा, पहले वाली एजुकेशन कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगी। तो इसी तरह से जो पॉलिसीज़ होती हैं वो फॉर्म तो हो जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी दिक्कत आ जाती हैं, क्योंकि सारी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं वो वर्क करती हैं एज ऑन देयर प्रायोरिटीज़। तो कोई भी परमानेंट गवर्नमेंट तो है नहीं कि गवर्नमेंट रहनी है और इन्हीं पॉलिसीज़ को जो फॉर्म किया है वही इम्प्लीमेंट भी होगी। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि एक तरह से जो बनी है पॉलिसी वो फॉर्म भी हो। तो ये एक हर्डल भी है टू इम्प्लीमेंट एजुकेशन पॉलिसीज़। और दूसरा जो है हमारा फाइनेंशियल प्रोविज़न, तो होता क्या है, देखिए कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कम से कम अब तो 135 करोड़ के आसपास है, कितना ह्यूज जोग्राफिकल एरिया है, तो काफ़ी फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से फेल हो जाती हैं, लैक ऑफ फंड की वजह से, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से ऑफ द स्टेक होल्डर्स। और कई बार क्या होता है कि एक्शन प्लान अच्छे से वर्क नहीं करता, तो कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से कई जो पॉलिसीज़ हैं वो फेल हो जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। एज आई टोल्ड यू, एवरीवन, लोकल बॉडीज़, SCRT, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्राम पंचायत, स्कूल टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर, जो भी पर्सन इस पॉलिसी को बनाने में, यूज़ करने में, शेयर करने में इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज़ नोन एज द स्टेक होल्डर। तो सारे स्टेक होल्डर्स के अपने अपने रोल्स होते हैं। जैसे देखिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं, प्रिपेयर करती हैं एक्शन प्लान को, इम्प्लीमेंट करती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, मॉनिटर करती हैं कितना प्रोग्रेस हुआ है। उसके बाद टीचर, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर, SMC मेंबर, ये सब इन्वॉल्व होते हैं टू इम्प्लीमेंट दैट एट द ग्राउंड लेवल। कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि पॉलिसीज़ तो अपर लेवल पे बन रही हैं, क्या वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो भी पा रही है, नहीं, तो ये सब इन सब का काम होता है। उसके बाद SCRT डाइट है, ये ऑर्गेनाइज करती है ऑन द अवेयरनेस ऑफ दीज इम्प्लीमेंटेशन, कैसे इनको अवेयर किया जाए लोगों के बारे में, तो कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल और जनरल एडमिनिस्ट्रेटर हैं या लोकल गवर्नमेंट हैं, जैसे पंचायत हो गई, पंचायत समिति हो गई, ये सब इन्वॉल्व होते हैं टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट में। सो फ्रेंड्स, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इवन वन स्टेक होल्डर, implementation of these education policies cannot be properly worked on। So इसीलिए one of the important factor है ये implementation of education policy पर। तो research for policy analysis and planning। वैसे तो देखिए रिसर्च कितनी टाइप की होती है, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो है 2 टाइप की रिसर्च है। पहली रिसर्च वो जो प्रोजेक्ट टाइप ऑफ रिसर्च होती है, जिसमें पैसा लगाया, काम कराया, समथिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑलवेज हैपन्स। दूसरी होती है एकेडमिक होती है, जो प्योरली, जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ PhD करते हैं लोग, MPhil करते हैं, तो उसमें जो रिसर्च होती है वो रिसर्च जो कुछ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑर्गेनाइज कराती है। तो काफ़ी सारे पर्पस होते हैं फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। देखते हैं वो क्या है।
स्टडी करना, नीड असेसमेंट क्या है फॉर प्लानिंग एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज इन एजुकेशन। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज और इम्प्लीकेशन, क्योंकि पहले भी बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं सेम अगर हम करें आ चुकी हैं, उसमें क्या कमी रह गई उसको एनालाइज करना, फिर उससे कंपेयर करके जो भी उसमें कमी थी उसमें नेसेसरी चेंजेस जो रिक्वायर थे वो किए। फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ पॉलिसीज और भी तो होंगी ऑल ओवर द इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, तो आप देख सकते हो कि क्या कैसे इंप्लीमेंट हो रही हैं, क्या उसमें चीज़ हो रहा है, उसका स्वॉट के बारे में पढ़ना, यानी उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, जो भी एनालिसिस हैं ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी, सजेस्ट करना, प्रिपेयर करना एक्शन प्लान्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी, और फिर मिड टर्म फीडबैक, ये बहुत ज़रूरी होता है, एवेल्यूएट करना, और फिर एवेल्यूएट करना एजुकेशनल और अदर पॉलिसीज एज वेल। तो रिसर्च जो होती है, देखिए डिटेल नॉलेज ऑफ द, हमने ऊपर वाले पॉइंट से क्या पढ़ा कि रिसर्च जो है एक डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करती है ऑफ द प्रोविजन ऑफ पॉलिसीज़, फिर कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे एवेल्यूएट करना है, ये सब ज़रूरी होता है। तो एम क्या होता है रिसर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस और प्लानिंग का? अंडरस्टैंड करना कि नीड क्यों है पर्टिकुलर एजुकेशन पॉलिसीज़ की, उसके एस्पेक्ट्स, स्टेक होल्डर्स जो भी इंक्लूड कर रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करना, बेसिक प्रोविजंस जो इंक्लूड कर रहे हैं वो पढ़ना, अंडरस्टैंड करना इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज़ को, रीज़न को फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द एजुकेशन पॉलिसीज़। फ्रेंड्स, उसके बाद है स्कीम्स ऑफ एजुकेशन। देखिए टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट फॉर द नीड एंड डिमांड ऑफ एजुकेशन काफ़ी सारी स्कीम्स एजुकेशन के ऊपर लेकर आई है, जैसे RT 2009 है, मिड डे मील भी आया था इसी के रिगार्डिंग, ताकि एनरोलमेंट ज़्यादा हो, सेपरेट टॉयलेट हो फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ट्रेन टीचर्स हों। तो इस तरह से कुछ पॉलिसीज़ हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो पूरे सेंटर में चलाई गई हैं। तो देखिए जैसे RT 2009 था जो अप्रैल 2010 में लागू किया गया, ऑपरेशन इसका स्टार्ट किया गया, तो जिसमें चिल्ड्रन को 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स या 1st to 8th हुई। फिर मिड डे मील आया जो 15 अगस्त 1995 को हुआ, जिसमें एनरोलमेंट बढ़ाने की, रिटेंशन की, अटेंडेंस की, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया, और न्यूट्रिशनल एक जो फूड था उसको न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो बच्चों को दिया जाए, इसके लिए आया, ये भी एलिमेंट्री लेवल तक था। फिर कस्तूरबा गांधी विद्यालय आया। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारी थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में क्या आया, बालिका विद्यालय में, कि स्कूल जो है वो घर के पास हो, और मेनली जो फोकस किया गया वो माइनॉरिटी, SC ST OBC मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ हैं इन पर। तो रेजिडेंशियल जो हैबिटेशंस प्रोवाइड की गई फैसिलिटीज़, नेशनल बाल भवन आए जिसमें क्रिएटिविटी पर काम किया गया, माध्यमिक शिक्षा अभियान आया जिसमें सेकेंडरी स्टेज पर मतलब सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ाने की बात की गई, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने की बात की गई। फिर उसके बाद वोकेशनलाइजेशन आया जिसमें बच्चों को 9 to 12th पर मेन फोकस किया गया, ताकि वो आगे जाकर अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ अर्न कर पाएँ। ड्रॉप आउट रेट कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इनका रीज़न पता लगा पाएँ। और भी इसके अलावा काफ़ी सारी आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4-5 जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी है, और भी हैं, आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। उड़ान आई थी एक तो, और इसके बाद जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड भी काफ़ी स्कीम्स हैं जो अलग अलग स्टेट जो है लेकर आई है, जैसे केरला अथुल्यम, ओडिशा मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल गर्ल्स हॉस्टल, छत्तीसगढ़ सरस्वती योजना जिसमें फ्री बाइसिकल सप्लाई की गई, गुजरात में बाल प्रवेश, मावाड़ी, मध्य प्रदेश में हेड स्टार्ट। तो ये काफ़ी सारी पॉलिसीज़ है फ्रेंड्स, ये आप खुद देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये वीडियो फिनिश हो चुकी है। अगर आपको प्लीज़ ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और आगे ऐसी ही कुछ वीडियोज़ मैं और भी आपके लिए लेकर आऊँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। चल देन बाय बाय एंड टेक केयर।